creation of God through elements and chemical reactions. Explore on Chemi God. Welcome students in the fifth video of the 11th chemistry unit first, some basic concepts of chemistry, and in this video we are going to study NCERT book page number 11, topic number 1.5, laws of chemical combination. In this video we are going to study 6 laws. Out of these 6, 3 laws we have studied in 9th standard. Which are those? Number 1, law of conservation of mass. Second is law of constant proportion. Third one is Dalton's law. And 3 laws are new in the 11th standard for you also. And which are those? First is law of multiple proportion. Second is Gay-Lussac's law of volume of gases. Third one is Avogadro's law. So let me start from first law, and I am going to perform a practical. According to first law, that is law of conservation of mass, mass neither be created nor be destroyed in the chemical reaction. तो अब मैं एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा जो आपके 9th में भी था और उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. We are going to prove that law of conservation of mass is correct. So let me take 2 salts. One is barium chloride, second one is sodium sulfate. This one is barium chloride and this one is sodium sulfate. अब मैं क्या करूँगा, इस बेरियम क्लोराइड का मैं एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करूँगा. थोड़ा सा मैंने बेरियम क्लोराइड यहाँ पर लिया और इसका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करूँगा और एक्वा सॉल्यूशन आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है. अब सेकंड ये मैंने यहाँ पर रख दिया है. सेकंड सॉल्यूशन मैं प्रिपेयर करूँगा सोडियम सल्फेट का. तो सोडियम सल्फेट मैंने यहाँ पर इस कोनिकल फ्लास्क में लिया. इसको कोनिकल फ्लास्क क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कोन जैसी पहाड़ी जैसी रचना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कहते हैं वाश बोतल. तो वाश बोतल से थोड़ा सा पानी यहाँ पर लिया और यहाँ पर सॉल्यूशन बना लिया. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको एक भी पार्टिकल दिखाई नहीं देना चाहिए. अब आप यूँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें पार्टिकल नहीं है, लेकिन रियल कब पता चलेगा? जब इसके आप बॉटम में देखेंगे यहाँ से, तब आपको पार्टिकल होंगे तो दिखाई देंगे. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस टेस्ट ट्यूब के मैं एक धागा बांधूंगा. आई एम गोइंग टू टाई ए थ्रेड ऑन दिस टेस्ट ट्यूब. देखिए हमने इस टेस्ट ट्यूब के थ्रेड बांध लिया है. अब इसको बड़ी सावधानी से, ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हैं, ये दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी. तो मैं इसको बड़ी सावधानी से इस टेस्ट ट्यूब को कोनिकल फ्लास्क में रख रहा हूँ और ये गिर नहीं जाए. इस थ्रेड के सहायता से मैं क्या करूँगा, एक कॉर्क लूँगा और कॉर्क की सहायता से यहाँ पर मैंने लटका दिया. तो अब ये दोनों सॉल्यूशन मिले नहीं हैं. अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको वेइंग मशीन पर रखूँगा. मेरे पास वेइंग मशीन उपलब्ध नहीं है, पर मान लेते हैं इसका जो वेट है उसका वेट आया है 20 ग्राम. तो अब हम क्या करेंगे, इसका 20 ग्राम वेट ले लिया, 20 ग्राम, और उसके बाद हम देखिए सावधानी से इसको टेढ़ा करेंगे. तो ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है वो बाहर आ जाएगा और दोनों में बाहर आने वाला है. ऐसे एकदम उल्टा कर लेंगे और ये सॉल्यूशन बाहर आ गया. अब देखो ये दोनों सॉल्यूशन मिल चुके हैं और ये यहाँ पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट हो गया. देखिए पहले दोनों कलरलेस थे, अब वाइट जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों केमिकल थे, उन्होंने मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लिया. सोडियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर, यू नो. तो आपको सिर्फ बेरियम सल्फेट जो इनसोल्यूबल है वो दिखाई दे रहा है. अब हम क्या करेंगे, इसको वापस वे करेंगे और जब दोबारा वे करेंगे तो क्या आएगा कि जितना मास इसका रिएक्शन से पहले था 20 ग्राम था, वो उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होगा. न तो इसका मिक्सचर का मास कम होगा और न ही इस मिक्सचर का मास ज़्यादा होगा.
तो न कम होगा इसका मतलब कुछ मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नहीं ज़्यादा बढ़ेगा इसका मतलब कुछ मास क्रिएट नहीं होगा। ऐसा केमिकल रिएक्शंस में ही होता है। एक बात बता दूं कि जो आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें एटम ही ब्लास्ट हो जाता है, एटम ही ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पर मास नष्ट होता है। ऐसा ही फ्यूजन रिएक्शन होती है, वहाँ भी जो सन में होती है वहाँ पर भी मास नष्ट होता है, लेकिन वो हायर लेवल का अलग सब्जेक्ट है। आपके 9th 11th लेवल पर जहाँ पर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं वहाँ पर आप यही पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉ तो झूठा नहीं है, क्योंकि ये लॉ किसके बारे में, ये लॉ सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के बारे में है, और वो रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, वो अलग चीज़ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर in 1789. And now we are going to study second law, 1.5.2, law of constant proportion. Law of constant proportion was given by a French chemist, Joseph Proust. According to him, a given compound always contains same proportion of element by mass. क्या मतलब हुआ कि किसी कंपाउंड में उसके एलिमेंट का अनुपात, कौन सा अनुपात, भार का अनुपात हमेशा समान होता है। ये समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लेंगे, उसमें 2 ग्रेफाइट रोड लगा लेंगे यहाँ पर नीचे छेद करके, और ये ग्रेफाइट रोड हमें मिलती है जो बैटरी का सेल होता है उसके बीच में ये रोड मिलती है, और इसको हम एयर टाइट करेंगे। एयर टाइट करने के लिए क्या करेंगे, वैक्स लगा देंगे। यहाँ मोम होता है, यहाँ पर मोम पिघला के लगा देंगे ऊपर नीचे, जिससे यहाँ पर लीकेज नहीं होगा पानी का। उसके बाद हम इसमें इस कंटेनर में वाटर को फिल कर देंगे। वाटर को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, एक अलग से टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को वाटर से फिलअप करेंगे और उसके ऊपर थंब लगा के इन ग्रेफाइट रोड पर उल्टा रख देंगे, जिससे इनमें पानी बना रहे। ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हमने इस ग्रेफाइट रोड पर रख दी। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ इसको वायर से, सेल से जोड़ देंगे, बैटरी वाले सेल से। इसको बिजली से कभी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उससे करंट आ जाएगा और भयंकर करंट आएगा और मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमेशा यहाँ पर जो सेल आपको जल्दी अभिक्रिया करवानी, जल्दी रिएक्शन करवानी है, तो हम यहाँ पर 2 सेल लगा सकते हैं, 3 सेल लगा सकते हैं, लेकिन बिजली कभी भी किसी भी स्थिति में यूज नहीं करनी है। अब हम देखेंगे यहाँ थोड़ी देर बाद यहाँ पर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और बबल्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक गैस यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर दूसरी गैस इकट्ठी हो जाएगी। तो दोनों में 2 अलग अलग गैस इकट्ठी हो जाएगी। एक गैस होगी हाइड्रोजन गैस और दूसरी गैस होगी ऑक्सीजन गैस। अब माना कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में बनी, उसको वे किया 5 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस जो बनी उसको वे किया 40 ग्राम। तो इसका आप रेशो निकालिए, 40 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आएगा 1:8। ये किसका रेशो है, ग्राम। ग्राम क्या है, मास। तो जो वेट या मास का रेशो है वो 1:8 आएगा। और ये लॉ यही कहता है कि हम अगर कोई कंपाउंड लें, जैसे कि हमने अभी लिया वाटर, तो वाटर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का वेट का रेशो सेम रहेगा, चाहे उसे किसी भी सोर्स से प्राप्त करें। सपोज हमने ये जो वाटर लिया वो कहाँ से लिया, कोई आइस लाए, सपोज हमने आइस ली जाके हिमालय पर्वत से, उसको इसमें रखा, तो उनमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशो है 1:5 आएगा। इसमें आपने दूसरा पानी कहाँ से लिया, रिवर से लिया, फिर आपने कहाँ से लिया, कोई पॉन्ड से लिया, आपने कुएं से निकाला, और जितने भी तरीके हैं, आपने रेन वाटर इकट्ठा किया, आपने कहीं से भी जो वाटर इकट्ठा किया, सब में आप इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करके जो वेट का प्रोपोर्शन निकालेंगे वो 1:8 आएगा। इसमें आपको एक और कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ज़्यादा देर तक करवाया तो क्या होगा, और ज़्यादा देर तक करवाया, किसी दूसरा ये वाटर लिया तो उसमें रेशो है 10 ग्राम
तो हाइड्रोजन का और 80 ग्राम ऑक्सीजन का, तो इसका रेशो कितना होगा 1:8। मतलब ये रेशो वही होगा जो कि हमें पहले प्राप्त हुआ था। ये लॉ प्रूव हो गया। इस लॉ का एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जोसेफ प्राउस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया था, जिसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट होते हैं, CuCO3। तो इसमें उसने 2 सैंपल लिए, एक तो नेचुरल जो प्रकृति में मिल रहा है, एक सिंथेटिक जो उसने लैब में बनाया था। तो यहाँ पर देखिए कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन के जो परसेंटेज हैं नेचुरल के और सिंथेटिक के दोनों स्थितियों में सेम आए। कॉपर का परसेंटेज था 51.35, तो वो नेचुरल सिंथेटिक में सेम है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज था 9.74, वो भी सेम है। और कार्बन का 38.91 जो परसेंटेज आया वो भी दोनों सिंथेटिक और नेचुरल में सेम है। तो इसने इस प्रकार से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव किया था। थर्ड लॉ, that is point number 1.5.3, law of multiple proportion, given by Dalton in 1803. Let me explain with the help of example, then we will see the definition. There are two elements. Element first is hydrogen, element second is oxygen. These two elements combine to form more than two compounds. First is hydrogen, second is hydrogen peroxide. Means hydrogen reacts with oxygen to produce water as well as hydrogen peroxide. Now see the mass of these reacting elements. 2 gram of hydrogen reacts with 16 gram of oxygen to produce 18 gram of water. In second case, 2 gram of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen to produce 34 gram of hydrogen peroxide. See here, the amount of hydrogen is constant in both cases. Means in case of water, in case of hydrogen peroxide, means the amount of hydrogen is constant in both compounds. Now see the amount of second element, that is oxygen, in both compounds. In first compound the mass of oxygen is 16 and in second compound mass of oxygen is 32. Is there any relationship? Yes, there is simple relationship. 16 is to 32 means 1 is to 2. This is the law of multiple proportion. See this again, that in water and in hydrogen peroxide, mass of hydrogen is 2 gram, that is fixed or constant amount, and mass of oxygen is 16 is to 32. 16 in water, 32 in hydrogen peroxide, and that leads to a simple ratio of 1 is to 2. This is simple whole number ratio. Now after example, see the definition. When two elements like hydrogen and oxygen, when two elements combine to form two or more compounds like water and H2O2, when two elements combine to form two or more compounds, then there is a simple whole number ratio of masses of one element which combine with fixed mass of other element. See again here that there is a simple whole number ratio of mass of one element. Which one? That is oxygen in water and H2O2, which combine with fixed mass of other element. Which is other element having fixed mass? That is hydrogen. Now another example of law of multiple proportion. Two elements, nitrogen and oxygen, combine to produce 5 types of nitrogen oxides. First is N2O, that is nitrous oxide. Second one is nitric oxide, NO. Third one is nitrogen trioxide, N2O3. Fourth one is nitrogen tetraoxide, N2O4. Fifth one is nitrogen pentaoxide, N2O5. See, in all these oxides, the mass of nitrogen is 28 gram, 14 gram, 28 gram, 28 gram, 28 gram. And masses of oxygen
in these 5 oxides, 16 gram, 16 gram, 48 gram, 64 gram, 80 gram. But there is no similarity here, so we make constant the mass of nitrogen, that is 14. Means we convert the 28 into 14, and in similar manner when we convert 28 into 14 gram, then mass of oxygen change from 16 to 8. So in this manner, see here 14 gram of nitrogen. This is one element which has fixed mass, and second element is oxygen, and masses are 8, 16, 24, 32, 40. And what is the simple ratio in the mass of oxygen, that is second element? 1:2:3:4:5. This is simple whole number ratio in the of the mass of second element, which reacts with fixed mass of first element. Next law 1.5.4, this is fourth law, Gay-Lussac's law of gaseous volume, given in 18.8. See the example. If temperature is constant and pressure is constant also, then see what's the relationship between volume. We take the example of hydrogen gas, chlorine gas. Hydrogen gas reacts with chlorine gas to produce 2 moles of hydrogen chloride. आज हम जानते हैं कि एक मोल रिएक्ट करके 2 मोल बनाते हैं, तो इनका रेशो 1:1:2 होगा. लेकिन उस समय ये पता नहीं था, तो वहां पर क्या नियम दिया गया, उन्होंने वॉल्यूम का रिलेशन ढूंढा कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो अगर मान लो ये यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर होता तो ये 2 लीटर होता. ऐसे ही सपोज हमने कोई एक रेशो ले लिया, मात्रा ले ली 5 लीटर, हाइड्रोजन 5 लीटर ले लिया, तो पाया कि 5 लीटर ही क्लोरीन चाहिए, और फिर पाया कि टोटल जो गैस बनती है वो 10 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है. तो सिंपल रेशो क्या हुआ, 1:1:2. यही रेशो जो है वही रूल है. हम यहाँ पर वॉल्यूम को ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ये है सिंगल यूनिट, और उतना ही वॉल्यूम हमने ले लिया क्लोरीन का, और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड कितना बनेगा, 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम. तो यहाँ से देख सकते हैं 1, 1 एंड 2. ये सिंपल रिलेशन है. अब देखते हैं रूल क्या है. व्हेन गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, चाहे गैसें रिएक्ट करें और चाहे गैसें प्रोड्यूस हों, तो दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बारे में कहा है. तो क्या होता है रिलेशन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम. तो हमने यहां पर देखा सिंपल रेशो 1:1:2, सिंपल रेशो, यही प्रूव करना था. तो जब गैसेज रिएक्ट करती है या प्रोड्यूस होती है, दे डू सो इन सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड दैट ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये हमने पहले ही बता दिया था कि सभी गैसें सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हों तभी ये रूल लागू होगा, तभी ये रिलेशन फॉलो होगा. और इस रूल को सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, जो आपको परीक्षा में रटने और लिखने में सहायक होगा. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर इज ए सिंपल रेशो इन द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स. एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए. हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर. तो सी इन दिस केस दे फाउंड 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 volume of oxygen to produce 2 volume of water. Now in the modern chemistry we know what's the reaction, 2H2O plus O2 plus 2H2O. तो ये क्या है कि हम जानते हैं, ये बैलेंस करके जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर जो ये रेशियो है 2:1:2, ये सिंपल रेशियो क्यों होता है, क्योंकि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. और लेकिन कंडीशन एक मत भूल जाइएगा, ये कंडीशन तो साथ में रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का रिलेशन और समझ में आएगा. 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम, ओके, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ओके. नाउ 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स. तो ये आपका रिलेशन देखिए 2:1:2,
ये माचिस की डिब्बी आप यूज़ करके बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं और बच्चों आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ में आएगा। टॉपिक 1.5.5 मीन्स रूल नंबर 5 एवोगाड्रोस लॉ गिवन इन 1811। देयर आर सेवरल गैसेज, सी द हाइड्रोजन गैस, और क्या फॉर्म है, मोलिकुलर फॉर्म है H2, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन आइटम है एक मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आइटम है एक मॉलिक्यूल में। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन दो ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, CO2, यानी ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इस चौथे में देखिए मीथेन, मीथेन कितना है, कितना 1 2 3 4 5, कितने पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कार्बन सेंटर में, हाइड्रोजन से घिरा हुआ है 4 हाइड्रोजन से। अब देखिए ये पार्टिकल्स छोटे बड़े हैं, हाइड्रोजन तो बहुत छोटा एटम होता है, और यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है। छोटे बड़े मॉलिक्यूल होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस लॉ में। देखते हैं क्या है लॉ। लॉ कहता है कि इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट एंड वन मोर थिंग इज कांस्टेंट, क्या, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट, मीन्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मीथेन। यानी अगर इन गैसेज में क्या चीज सेम है, टेम्परेचर सबका सेम है, प्रेशर सबका सेम है और वॉल्यूम सबका सेम है, तब क्या होगा, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सब गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम होगी। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की संख्या n मीन्स नंबर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल की संख्या, CO2 के मॉलिक्यूल्स की संख्या, CH4 के मॉलिक्यूल की संख्या, ऑल नंबर्स आर इक्वल। किसके नंबर्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई बहुत छोटा मॉलिक्यूल है या बड़ा है या बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एवोगाड्रोस लॉ को हम माचिस की डिब्बी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस है, ये इसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें मीथेन गैस है। तो आप देखिए सभी माचिस की जो डिब्बियां हैं सभी का वॉल्यूम सेम है। तो यही कहता है कि इन सभी डिब्बियों का वॉल्यूम तो सेम होगा। अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दें, यानी अगर ये तीन कंडीशन सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो इनमें चाहे कोई सी गैस हो, छोटे मॉलिक्यूल वाली, बड़े मॉलिक्यूल वाली, सब में मॉलिक्यूल्स की संख्या समान होगी। इस रूल को एक बार रिटर्न में देख लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन equal number of molecules. In other words, if temperature, pressure and volume of gases are same, then the number of molecules are also same. ये लिखने के लिए बड़ा इजी रहेगा ये फॉर्म। और इस रूल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है आपको याद रखना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की डेंसिटी की तुलना में किसी गैस की डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मास होता है वेपर डेंसिटी का 2 गुना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और एक और रिलेशन देख लेते हैं एट STP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर। तो इन कंडीशंस में मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, एनी गैस, इज इक्वल टू इट्स ग्राम मोलिकुलर मास, GMM। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रिलेशन है जिसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर में दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। पर लेकिन मॉडर्न जो न्यू STP है उसमें एक चेंज है। क्या चेंज है कि टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15, चेंज है प्रेशर, जहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर लिया था वहाँ पर 1 बार लिया है। तो ये कंडीशन चेंज करने पर वॉल्यूम भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 22.4 लीटर की जगह हो गया 22.7 लीटर, यानी ये टेम्परेचर, ये प्रेशर इस STP पर 22.7 लीटर अगर कोई भी गैस हो तो उसका मास होगा ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास हो गया 2 ग्राम, और ऑक्सीजन है उसका हो गया 16 ग्राम। इस प्रकार से CO2 का 44 ग्राम। 1.5.6
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये हम 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम किसी मैटर को स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर दें और तोड़ते जाएं, फिर और स्मॉल में कर दें और स्मॉल पार्टिकल में, ऐसे करते करते इतना छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसे हम कहते हैं एटम। नंबर 2, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज साइज, शेप एंड मास, ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि किसी एक एलिमेंट्स के सारे एटम एक समान होते हैं। किस सेंस में? उनकी साइज एक समान होती है, शेप एक समान होती है और मास एक समान होता है। जैसे कि ये कोई सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में ये सारे एटम्स एक समान होंगे। सपोज ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्फीयर, ये सारे स्फीयर्स एटम्स हैं, तो इन सब की साइज समान होगी, शेप समान होगी, कलर समान होगा और सभी का मास समान होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होगी। पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसमें? साइज में, शेप में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। आपके सामने 2 एलिमेंट्स है, एक ये वाले, ये एलिमेंट है और दूसरा ये। तो इनमें देखिए इनके एटम्स की जो शेप अलग है, साइज अलग है और उनका मास अलग अलग है। छोटे हैं, ये बड़े हैं, और साथ में अंतिम चीज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मास, शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज सभी डिफरेंट होते हैं। फॉर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स रेशो। कंपाउंड कब फॉर्म होते हैं? जब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का जो रेशियो होता है कंबाइन करने का वो फिक्स होता है या कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये 1:1 के रेशो में कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, इनका रेशो क्या है? 1:1। और इस तरह का रेशो मिलेगा आपको HCl में, HBr में, HI में। लास्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस आर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स एंड एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ये क्या है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहला मॉलिक्यूल अलग अलग एटम से बना है, दूसरा भी अलग अलग एटम्स से बना है। देखिए चारों एटम्स अलग अलग हैं। अब ये रिएक्शन होगी तो या तो इनके फर्स्ट पार्ट को एक्सचेंज कर लीजिए या सेकंड पार्ट को एक्सचेंज कर लीजिए। मान लिया हम इस एटम को एक्सचेंज करते हैं इससे, तो ये इधर आ गया और उधर वाला जो एटम था वो यहाँ पर आ गया। अब ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। यही केमिकल रिएक्शन होती है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और अगली बात है एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसमें देखिए इस केमिकल रिएक्शन में जब एक्सचेंज हुआ है, एटम के बॉन्ड आपस में टूटते हैं, ऐसे अलग हो जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, तो इसमें एटम नया पैदा होता है। एंड दिस लॉ इज सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें कहा गया मास पैदा नहीं होता, मास नष्ट नहीं होता। यहाँ पर एटम पैदा नहीं होता, एटम नष्ट नहीं होता। तो दोनों ही लॉज हैं वो सिमिलर हैं। अब ये टॉपिक तो हो गए पूरे, और आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे आप सब लोग दूर भागते हैं। मैं भी दूर भागता था जब स्टूडेंट था। न्यूमेरिकल से बड़ा डर लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन क्या है, आपने सुना है डर के आगे जीत है। तो जब तक डर दूर रहेगा, डर बढ़ता जाएगा और उससे इतनी एलर्जी हो जाएगी कि आप डर पर काबू नहीं पा सकते। तो एक ही उपाय है आपके पास कि डर में घुस जाएं, डर
को पार करके निकल जाएं तो ही जीत मिलेगी। तो न्यूमेरिकल करे बिना आपको कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता। अगर आपने न्यूमेरिकल सक्सेसफुली कर लिया, इसका मतलब वो टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। वरना क्या किया है आपने, सिर्फ रटा मात्र है। आप रट के दूसरे को सुना सकते हैं, आपके सर पूछेंगे कि भाई बताइए ये क्या होता है, आपने फटाफट बता दिया। लेकिन गहराई में जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछेंगे, तो वहाँ पर आप अटक जाएंगे। तो चलिए, न्यूमेरिकल जो एसेंशियल पार्ट है आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, डर के आगे जीत है। स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टोटल 3 क्वेश्चंस. It is based on the law of conservation of mass. What's the question? What mass of silver nitrate will react with 58.5 ग्राम of sodium chloride? ये कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास है जो सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम से रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस 143.5 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। और वो प्रोड्यूस करेगा सिल्वर क्लोराइड 143.5 ग्राम एंड 85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा इसको ढंग से लिखा है नीचे क्वेश्चन को कि आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 reacts with sodium chloride NaCl to produce silver chloride that is AgCl and silver nitrate। और इसमें क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज दी गई है सबकी जो ग्राम में मात्राएं दी गई है, masses are given in ग्राम बट मास ऑफ AgNO3 इज आस्क्ड। तो ये सिंपल ही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि AgNO3 और NaCl इन दोनों का मास का टोटल बराबर होना चाहिए किसके, AgCl और NaNO3 के। अब आप समझ गए होंगे और आप अपने आप कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या किया हमने कि इन दोनों को टोटल कर दिया। टोटल सम कितना है 228.5 और इधर है x प्लस 58.5 इधर चला जाएगा, माइनस करके आपका x आ जाएगा, यानी x के मास ऑफ AgNO3 इन ग्राम आ जाएगा 170 ग्राम। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। व्हेन 63.54 ग्राम ऑफ कॉपर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड एंड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इट प्रोड्यूसेस 79.54 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि जब 63.54 ग्राम ऑफ कॉपर को रिएक्ट करवाते हैं पहले नाइट्रिक एसिड से फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड कितना 79.54। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट 2.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ कॉपर। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि 2 ग्राम कॉपर जब रिएक्ट करता है इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कॉपर ऑक्साइड कितना बनता है 2.5 ग्राम। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस डाटा को यूज करके आप ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को प्रूव कीजिए, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो सेम होता है एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 में, ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हमें जो डाटा दिया गया एक्सपेरिमेंट 1 में कॉपर ऑक्साइड कितना गया 79.54 ग्राम। और ये क्वेश्चन में आपको अलग से दिया गया होगा या आपको याद कर लेना है कि कॉपर का जो मास होता है वो 63.54 ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन कितनी है, ये 2 डाटा हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं कि कॉपर ऑक्साइड बनता है 79.54 ग्राम कितने कॉपर से 63.54 ग्राम कॉपर से। तो ऑक्सीजन का जो मास कितना है वो हम आराम से निकाल लेंगे, इसमें से ये माइनस किया तो ऑक्सीजन का मास आ गया। और हम कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। तो कितना होगा कॉपर 63.54 कॉपर का मास 79.54 कॉपर ऑक्साइड का मास इनटू 100। तो हमारे पास आ गया 79.88% मीन्स ऑलमोस्ट 80%। तो 80% हो गया कॉपर और 20% हो गया ऑक्सीजन। कैसे कि टोटल 100% होगा तो और अपना कॉपर आया 80%, 100 माइनस 80 20। तो हमारे पास एक रेशियो आ गया यहाँ पर जो हमें निकालना था 80/20। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड बनता है 2.5 ग्राम। तो कितने कॉपर से
2 ग्राम कॉपर। तो ऑक्सीजन का अभी पता नहीं, तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या हो, कॉपर का वेट और कॉपर ऑक्साइड का वेट इंटू 100। तो कॉपर का वेट है 2 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड का 2.5 ग्राम इंटू 100 कितना आ गया 80%। तो अगेन ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, टोटल 100% है तो माइनस कॉपर का परसेंटेज निकाल लेंगे 100 माइनस कॉपर का परसेंटेज 80, तो ऑक्सीजन का आ गया 20। तो कॉपर और ऑक्सीजन का कितना रेशो आ गया 80:20, जैसा कि हमने ऊपर देखा था 80:20। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर ऑक्साइड बना तो दोनों में 80:20 का रेशो है। तो ये प्रूव होता है कि किसी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है, रेशो होता है, वो फिक्स होता है। ये प्रूव हो चुका है। लास्ट एंड थर्ड न्यूमेरिकल, the mass percentage of carbon in its two oxides are 42.9% and 27.3% respectively। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के दो ऑक्साइड्स हैं जिसमें एक ऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंटेज है 42.9, दूसरे ऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंटेज 27.3%। यूजिंग दीज फिगर्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमें ये डाटा यूज करके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन की अमाउंट इतनी है परसेंटेज, और सेकेंड ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज इतना है जो कि क्वेश्चन से हमने लिया है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, 100 में 100 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो दोनों ऑक्साइड में उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 100 माइनस 42.9 ये कर दिया तो 57.1% हो गया ऑक्सीजन इन फर्स्ट ऑक्साइड। ऐसे ही 100 में से ये कार्बन का परसेंटेज निकाल दिया तो ऑक्सीजन कितनी बची 72.7। तो अब हमारे पास दोनों परसेंटेज है, कार्बन ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट द मासेज ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन। तो ये लॉ क्या कहता है कि एक एलिमेंट का जो मास परसेंटेज है वो फिक्स रहेगा और दूसरे एलिमेंट के जो मास का रेशो है वो सिंपल होल नंबर रेशो होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो शुरुआत करते हैं पहले कार्बन फर्स्ट ऑक्साइड से, कि सिंपल जैसे परसेंटेज निकालते हैं 10th की मैथ्स में, उसी प्रकार से हम निकालेंगे कि 42 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन, कि 42 पार्ट बाय मास की इतने मास परसेंटेज है कार्बन, वो ऑक्सीजन से कितने से रिएक्ट करता है 57.1। यहाँ पर देखिए हमने निकाला था 57.1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 57.1 है। और अगर 1 पार्ट बाई मास होगा तो होगी 57 बाई इसको 42.9 से डिवाइड कर दीजिए, अपना आंसर है 1.33। इसी प्रकार से सेकंड जो ऑक्साइड है उसमें भी हम जो ये रेशो निकालते हैं, सेकंड ऑक्साइड के 2 डाटा है हमारे पास, कहाँ पर हैं, ये पहला है 27.3% कार्बन और 72.7 ऑक्सीजन, ये परसेंटेज। तो इन दोनों का यूज़ कीजिए, और दोनों का यूज़ करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 27.3 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन 72.7। तो 1 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, तो हमारा आ गया 72.7 बाई 27.3 तो 2.66। यहाँ पर आया 1.3 थी, यहाँ पर आ गया 2.66। ये किसकी मात्रा आई, ये ऑक्सीजन की मात्रा फर्स्ट ऑक्साइड में है, कार्बन के फर्स्ट ऑक्साइड में, ये ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन के सेकेंड ऑक्साइड में है। तो अब हम इस दोनों की मात्रा को कंपेयर करते हैं दोनों ऑक्साइड में, तो देखिए सिंपल रेशो आ जाता है ऑक्सीजन का 1:2। 1:2 क्या है कि ये ऑक्सीजन का रेशो है फर्स्ट कंपाउंड में, ये ऑक्सीजन का रेशो है सेकेंड कंपाउंड में। दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो, और ये हमारा जो लॉ है वो प्रूव हो गया।